हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जो है हिस्ट्री का यूनिट 2 मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वीवीआई, उन सारे क्वेश्चनों का हम लोग रिवीजन करेंगे। आप लोग अपना रिवीजन कीजिएगा अच्छी तरह से कि आप लोगों को कितने क्वेश्चनों का सही सही जवाब पता है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आप लोगों का है कि क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। जी हाँ, क्षेमेंद्र की जो रचना है वो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, वृहत कथा मंजरी या कथा सरित सागर। तो जो क्षेमेंद्र है उनकी रचना है कथा मंजरी। सी इज द राइट आंसर। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? जी हाँ, कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इंडिका किसकी रचना है। जी हाँ, इंडिका जो है उसको किसने लिखा था? चाणक्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन या फिर कालिदास। तो बहुत ही ये प्रचलित क्वेश्चन है, इंडिका की रचना किसने की थी? जी हाँ, मेगास्थनीज ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। जी हाँ, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र के नाम से पुकारा जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो जी हाँ, समुद्रगुप्त को जो है वो लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था। अगला सवाल अगला सवाल है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। जी हाँ, गुप्त काल के समय में जो हस्ती सेना का प्रधान होता था उसे क्या कहा जाता था? महासंधि, विग्रहिक, महापशुपति, महापीलुपति या महाबलाधिकृत। तो जी हाँ, हस्ती सेना के प्रधान को यहाँ पर महापीलुपति कहा जाता था। सी इज द राइट आंसर, महापीलुपति। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, निम्न में से महिला संत थी। जी हाँ, निम्न में से कौन जो है वो एक महिला संत थी, आपको बताना है। मीरा, अंडाल, कराइकल या इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, इनमें से सभी जो है वो सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या थी? महिला संत थी। जी हाँ, मीरा भी एक संत थी, अंडाल भी थी और कराइकाल भी थी। तो इसमें तीनों महिला संत थी, तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। जी हाँ, धम्म की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या फिर कनिष्क। तो जो धम्म की शुरुआत है हम सभी जानते हैं, जी हाँ, अशोक ने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। जी हाँ, समुद्रगुप्त की जो तुलना है वो किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या मुसोलिनी। तो जी हाँ, नेपोलियन, यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो बी का जो है वो सी इस 7 का जो है बी सही जवाब होगा, नेपोलियन। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है मौर्य वंश का संस्थापक था। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक या फिर कुणाल। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक है वो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, चंद्रगुप्त। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है आप लोग का, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। जी हाँ, चंद्रगुप्त जो है वो कहाँ मरा था, आपको बताना है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला या उज्जैनी में। तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो श्रवणबेलगोला में हुई थी। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो किस धर्म को मानने वाला था? बौद्ध, जैन, शैव या फिर वैष्णव। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन धर्म को मानता था। जी हाँ, किसको मानता था? जैन धर्म को। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संप्रति या बृहद्रथ। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है वो बृहद्रथ था। जी हाँ, डी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा, बृहद्रथ। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। जी हाँ, मौर्यकालीन समय में जो टकसाल होता था उसका प्रधान कौन होता था? कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पण्याध्यक्ष या लव्यानाध्यक्ष।
तो टकसाल का जो प्रधान है वो पन्याध्यक्ष होता था। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर 13 नंबर सवाल है आप लोगों का कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। जी हाँ, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र या राजगीर? तो मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। सी आपका सही जवाब होगा, पाटलिपुत्र। अगला सवाल, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? जी हाँ, मौर्य काल के समय में जिस कलिंग राज्य का वर्णन किया जाता है, जिस कलिंग राज्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो कलिंग राज्य किस राज्य में था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो जी हाँ, कलिंग राज्य जो है वो कहाँ था? उड़ीसा में था। सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन होता था? जी हाँ, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता किसे कहा जाता था? केंद्रीय मंत्री को, राजकीय कर संग्रह अधिकारी को, मुख्य न्यायाधीश को या अंतःपुर का रक्षक को? तो जी हाँ, समाहर्ता जो है वो राजकीय कर संग्रह अधिकारी होता था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 16 नंबर सवाल है कि मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? जी हाँ, मौर्य काल में जो ब्राह्मदेय है वो क्या था? पशुदान, धन दान, भूमि दान या कृषि दान? तो जी हाँ, भूमि दान को ही ब्रह्मदेय कहा जाता था। मौर्य काल में ब्रह्मदेय किसे कहा जाता था? भूमि दान को। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? जी हाँ, जो अशोक था उसका व्यक्तिगत धर्म क्या था आपको बताना है। बौद्ध, जैन, शैव या वैष्णव? तो जो अशोक था उसका जो व्यक्तिगत धर्म है वो व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था अशोक। अगला सवाल देखते हैं। 18 नंबर कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? जी हाँ, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा जाता? जापान, मिस्र, वर्मा या सिंह लक्षद्वीप? तो जी हाँ, सिंह लक्षद्वीप भेजा था और इसी को ही क्या कहा जाता है? श्रीलंका कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, अशोक किस वंश का शासक था? जी हाँ, जो अशोक है वो किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर चोल वंश? तो जो अशोक है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। बी आपका सही जवाब होगा, मौर्य वंश। अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? जी हाँ, किससे मिलने के बाद अशोक जो है एक निरंकुश राजा से जो है वो एक क्या बन गया? बौद्ध भिक्षु बन गया, यानी बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया। उपगुप्त, उपाली, राधागुप्त या फिर नागसेन? तो जी हाँ, उपगुप्त के प्रभाव में आकर के अशोक क्या किया? बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था। अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? जी हाँ, राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? माधवी, अम्पाली, तिस्य रक्षिता या फिर सालवती? तो जी हाँ, राजगृह की नगर वधु का क्या नाम था? तो राजगृह की नगर वधु जो है वो कौन थी? सालवती थी। और एक और ज़्यादा इससे वीवीआई क्वेश्चन आता है, वैशाली की नगर वधु। तो अगर वैशाली की नगर वधु पूछा जाए तो उस कंडीशन में आम्रपाली जो है वो वैशाली की नगर वधु थी, लेकिन यह राजगृह की नगर वधु पूछा गया है तो राजगृह की नगर वधु सालवती थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसने लिखा, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? जी हाँ, वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। ये बात किसने कहा है? मेगास्थनी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कौटिल्य? जी हाँ, इस बात को कौटिल्य ने कहा है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली या फिर पाटलिपुत्र? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसाली थी। सी इज द राइट आंसर, तोसाली। अगला सवाल देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? जी हाँ, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, तक्षशिला या पटना? तो आर्यभट्ट जो है वो पटना का रहने वाला था। डी इज द राइट आंसर, पटना। अगला सवाल देखते हैं। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, द्वितीय चरण में जो नगरीकरण हुआ तो उसके नगरों को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगी नगर, कांस्ययुगी नगर, लौहयुगी नगर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ, लौहयुगी नगर कहा जाता है। द्वितीय जब नगरीकरण हुआ तो लोहे के आविष्कार के बाद हुआ था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लौहयुगीन नगर कहा जाता है।
अगला सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? जी हाँ, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, वैग्याकोई का अभिलेख या मथुरा का अभिलेख? जी हाँ, तो भारत का प्राचीन यानी सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? तो वोग्जाकोई का अभिलेख, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल है आप लोगों का कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सिकंदर, फिलिप, सेल्यूकस या डीमेट्रियस? तो जी हाँ, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज जो है वो भारत आया था। अगला सवाल देखते हैं। 28 नंबर सवाल है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? जी हाँ, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? तो जो कलिंग युद्ध का वर्णन है वो 13वें अभिलेख में किया गया है। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल है कि चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? जी हाँ, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक या फिर कनिष्क? तो जी हाँ, जो चीनी यात्री फाहियान है वो विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 30 नंबर सवाल है कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? जी हाँ, मेगास्थनीज जो है भारत के किस शासक के दरबार में आया था आपको बताना है। अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या स्कंदगुप्त? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो भारत आया था। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है? प्रयाग अभिलेख, एरण अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या फिर मथुरा अभिलेख? तो जी हाँ, एरण अभिलेख में जो है सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। बी इज द राइट आंसर, एरण अभिलेख। अगला सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल है आप लोगों का कि बाण भट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन मिलता है? जी हाँ, कादम्बरी जो लिखी गई है उसमें किस शासन काल का वर्णन किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या फिर हर्षवर्धन के? तो जी हाँ, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल का जिक्र किया गया है कादम्बरी में। अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल है कि गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? जी हाँ, गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? घटोत्कच 300 ईस्वी में, श्रीगुप्त 309 से 10 ईस्वी, समुद्रगुप्त 324 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी? तो जी हाँ, यही आपका सही जवाब होगा। जो गुप्त संवत है वो चंद्रगुप्त प्रथम 319-20 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। 34 नंबर, पंचतंत्र की रचना किसने की है? जी हाँ, पंचतंत्र की रचना किसने की है? बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास या विष्णु शर्मा? तो पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने की है। अगला सवाल देखते हैं। 35 नंबर सवाल है आप लोगों का कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था? अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त? तो जी हाँ, कुमारगुप्त ने जो है वो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था, यानी उसके संस्थापक थे। अगला सवाल देखा जाए। 36 नंबर सवाल, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? भारतीय इतिहास के किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल? जी हाँ, गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी समय में सबसे ज़्यादा रचनाएं हुई थी। अगला सवाल देखते हैं। 37 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? जी हाँ, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों के बारे में बताया गया है? 2, 4, 8, 10? जी हाँ, तो टोटल 8 विवाहों के बारे में बतलाया गया है अर्थशास्त्र में। अगला सवाल देखते हैं। 38 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? जी हाँ, अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कब की गई थी? 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व? तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 39 नंबर सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे? जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? फाहियान, हेनसांग, हर्ष या फिर कुमार गुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक ह्वेन सांग थे। बी इज द राइट आंसर।
अगला सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? जी हाँ, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, अर्थात संगीत प्रिय था वो? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर स्कंद गुप्त? तो जी हाँ, समुद्रगुप्त जो है वो क्या था, संगीत प्रिय था, इसलिए उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला सवाल देखते हैं। 41 नंबर सवाल, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है? जी हाँ, किस लिपि का प्रयोग किया गया है? जो कि पश्चिम भारत से प्राप्त अभिलेख है उसमें अशोक के जो अभिलेख मिले हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है आपको बताना है। खरोष्टी लिपि, अरामयिक लिपि, ब्राह्मी लिपि, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, खरोष्टी लिपि का उपयोग किया गया है। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल है कि अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हो चुके हैं? जी हाँ, अशोक के कुल कितने अभिलेख जो है वो अभी तक प्राप्त हो चुके हैं आपको बताना है। 35, 30, 40 या 44? तो अशोक के अब तक टोटल 44 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका या जापान में? तो जी हाँ, अशोक द्वारा प्रचलित जो बौद्ध धर्म है वो सबसे ज़्यादा श्रीलंका में प्रचलित हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। 44 नंबर सवाल है, जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? जी हाँ, जो जीवक था उसने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? तक्षशिला, राजगिरी, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली? तो तक्षशिला से उसने वैद्य की शिक्षा पाई थी। किसने? जीवक ने। अगला सवाल देखते हैं। 45 नंबर सवाल, जीवक कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, जो जीवक है वो कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला, बनारस, पाटलिपुत्र या फिर राजगृह का? जी हाँ, जीवक जो है वो राजगृह का रहने वाला था। डी इज द राइट आंसर। जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगृह का रहने वाला था। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जीवक की ख्याति किस रूप में थी? जीवक किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी, वैद्य या बौद्ध भिक्षु के रूप में? तो जी हाँ, जीवक जो है वो वैद्य के रूप में क्या था? ख्याति प्राप्त थी उसे। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 47 नंबर सवाल है आप लोगों का कि अंग राज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? जी हाँ, जिसे अंग कहा जाता है वो आधुनिक समय में बिहार के किस जिले में अवस्थित था? तो जी हाँ, भागलपुर में अवस्थित था। किस जिले में? भागलपुर जिले में अवस्थित था। अगला सवाल देखते हैं। 48 नंबर सवाल है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? जी हाँ, बिंबिसार का जो संबंध है वो किस वंश से था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का, जी हाँ, शासक था। किस वंश का? हर्यक वंश का। अगला सवाल देखते हैं। 49 नंबर सवाल है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? जरासंध जो है किस वंश से संबंधित था? हर्यक, बृहद्रथ, नंद वंश या फिर मौर्य वंश? जी हाँ, बृहद्रथ वंश से संबंधित था कौन? जरासंध। अगला सवाल देखते हैं। 50 नंबर सवाल है आप लोगों का कि तक्षशिला किस राज्य में अवस्थित था? जी हाँ, तक्षशिला जो है वो किस राज्य में अवस्थित था? तो जो तक्षशिला है वो गांधार राज्य में अवस्थित था। जी हाँ, किस राज्य में अवस्थित था? गांधार राज्य में। अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? जी हाँ, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का जो विवाह है वो किस राजा से किया था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क? तो जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य से किया था सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होता है? धर्म विजय का जो उल्लेख है वो अशोक के किस शिलालेख में है? 11, 12, 13 या फिर 14? तो जी हाँ, 13वें अभिलेख में धर्म विजय का क्या है? वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। 53 नंबर सवाल है, कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास किस शासक के समकालीन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर कनिष्क? तो जी हाँ, समुद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कौन? कालिदास। अगला सवाल देखते हैं। 54 नंबर सवाल है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 55 नंबर सवाल है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली या फिर गया? तो मगध की जो प्राचीन राजधानी है वो राजगिरी थी। पी इज द राइट आंसर, राजगिरी। अगला सवाल देखते हैं। 56 नंबर सवाल है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? जी हाँ, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? नंद, मौर्य, हर्यक या शिशुनाग? जी हाँ, हर्यक वंश था। मगध का प्राचीनतम राजवंश हर्यक वंश। अगला सवाल देखते हैं। 57 नंबर सवाल है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या महापद्मनंद ने?
तो जी हाँ, उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को क्या किया था, अपनी राजधानी बनाया था। अगला सवाल देखते हैं, 58 नंबर सवाल है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, गंगा, सोन, पुनपुन या इन सभी नदियों के संगम पर? जी हाँ, इन सभी नदियों के संगम पर। डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, 59 नंबर सवाल। 59 नंबर सवाल है कि रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? जी हाँ, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग काशी, वैशाली, मगध या फिर कौशल? जी हाँ, मगध राजवंश द्वारा किया गया था सबसे पहले। अगला सवाल देखते हैं, 60 नंबर, ताम्र लिप्ति बंदरगाह अवस्थित था? जी हाँ, ताम्र लिप्ति बंदरगाह कहाँ अवस्थित था आपको बताना है। गुजरात, केरल, बंगाल या महाराष्ट्र में? तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो है वो कहाँ अवस्थित था? तो यह बंदरगाह जो है अवस्थित था बंगाल में। जी हाँ, कहाँ अवस्थित था? बंगाल में अवस्थित था। नेक्स्ट सवाल है, इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? जी हाँ, इलाहाबाद प्रशस्ति का जो लेखक है वो कौन था? तो जी हाँ, हरिसेन था इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक। अगला सवाल देखते हैं कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन करते थे? जी हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। किसमें? तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करते थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 63 नंबर सवाल है कि प्राचीन भारत में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? जी हाँ, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ था? तो मगध में था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? मगध में था। अगला सवाल कि शक संवत की शुरुआत जो है कब से मानी जाती है? जी हाँ, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 78 ईस्वी से शक संवत की क्या है, शुरुआत हुई थी। तो आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 78 ईस्वी। अगला सवाल है कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? जी हाँ, विश्व में कौन सी धातु सबसे पहले पाई गई थी? चांदी। कौन सी धातु सबसे पहले पाई गई थी? चांदी। डी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है? तो भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि किसे माना जाता है? जी हाँ, ब्राह्मी लिपि को माना जाता है सबसे प्राचीन लिपि, ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वो किस गुप्त शासक से है? जी हाँ, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है वो किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो समुद्रगुप्त से है। जी हाँ, किससे है? समुद्रगुप्त से है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने कराई थी? जी हाँ, किस शासक ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी? तो रुद्रदामन ने कराई थी। किसने कराई थी? रुद्रदामन ने। अगला सवाल देखते हैं, 69 नंबर सवाल, इंडिका के लेखक कौन है? तो जी हाँ, इंडिका के लेखक जो है मेगास्थनीज है। पी इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। जी हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? जी हाँ, यूनिट 3 चैप्टर 3 हम लोग देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलेंगे फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।